अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी भी इसके बाद छुट्टी होने वाली है और एक छुट्टी मिलती है तो उसके लिए ना हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि पूरा हफ्ता काम करना होता है। तो एक छुट्टी जब आती है तो मैं इसी तरह एक्साइटेड हो जाती हूँ कि जनाब शुक्र है छुट्टी आई है और इसमें थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम देना पड़ता है। लेकिन अभी अपने बारे में बात करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके बारे में बात कर ली जाए और अपने प्रोग्राम के बारे में बात कर ली जाए। आज जो हम इंट्रो में बात करने जा रहे हैं वो है कि इंसानी ताल्लुकात में मजबूती इस वक्त कायम होती है जब कोई जो रिश्ता है ना वो एतमाद के खूबसूरत रिश्ते पर कायम होता है। रिश्तों और ताल्लुकात में एतमाद हासिल करने के लिए ना इंसान को बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और उसी एतमाद को मजबूत तर करने का एक और तरीका है अमानत का तहफ़्फ़ुज़ करना। अब अमानत क्या है? अमानत हर वो चीज़ है जो कोई शख्स आपको अपना समझकर आपके हवाले करता है, फिर वो चाहे दौलत के पर्सपेक्टिव से हो जाए या किसी के राज के पर्सपेक्टिव से हो जाए। अब इन अमानतों का तहफ़्फ़ुज़ इंसान को एक बुलंद और काबिल एतमाद शख्स बनाता है। अच्छे अमाल वाला और बुलंद किरदार वाला शख्स वो है जो कि किसी भी कीमत पर अमानत का तहफ़्फ़ुज़ करे, अमानत में ख़यानत ना करे। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमारी इस्लामी तालीमात में भी हमें इमानत की हिफाजत का बहुत बड़ा सबक दिया जाता है। इसीलिए जैसे हम सब जानते हैं हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले अरब अमीन कहा करते थे। दोस्त हो या फिर दुश्मन हो वो रसूल अल्लाह की ज़ात पर इतना यकीन किया करते थे कि अपनी अमानतें उनके पास रखवाते थे और ये इंसानी किरदार की बहुत बड़ी अज़मत है और यकीनी तौर पर उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। मगर हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि उनके नक्शे कदम पर चलें, जो उन्होंने हमें उसूल बताए हैं ज़िंदगी गुजारने के, हम उनके ऊपर चलें। आज के दौर में जहाँ बैंकिंग का निज़ाम आ गया ना तो वहाँ पर लोग कम ही एक दूसरे के ऊपर कह लें कि भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं और लोगों के ज़िम्मे अपनी अमानतें रखवाते हैं। मगर क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब उन सुनहरी उसूलों पर अमल ना किया जाए? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब हमें अमानत की जदीद शक्लों पर अमल करना चाहिए, लेकिन वो भी एक अमानत के तौर पर ही हो सकता है। जैसे एक बड़ी मिसाल है कि जनाब राज, अगर कोई आपके साथ अपनी कोई बात शेयर कर रहा है, कोई राज, कोई सीक्रेट आपको बता रहा है, राज को अपने पास रखना शायद सबसे बड़ी अमानत है। तो ये भी चीज़ें हमें ख्याल रखना चाहिए कि इनके पसे पुश्त क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जो चीज़ें हम जो अमाल हम कर रहे होते हैं। तो ये आज का हमारा पैगाम था। अभी हमने प्रोग्राम में आगे बढ़ना है। जनाब कुछ ख़वातीन के इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। और वैसे कहा जाता है ओवरऑल कि जनाब हमें अपनी ज़िंदगी में ना इत्तदाल पसंद होना चाहिए, वो चाहे खाने पीने के हवाले से हो या किसी भी चीज़ के हवाले से हो। इत्तदाल में चीज़ें होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसमें ख़वातीन थोड़ी सी ना इम्बैलेंस हो जाती हैं, वो है शॉपिंग के मामले में। ख़वातीन का मैं माइंडसेट जो, क्योंकि मैं भी एक ख़ातून हूँ, तो हमारा माइंडसेट ये होता है कि अगर हम सैड हैं, हम खुश हैं या हम किसी भी ऐसे प्रॉब्लम में ना, तो अगर हम शॉपिंग पे जाते हैं ना, वो तो हमारी एक खुशी खुद ब खुद हमें जो है ना महसूस होना शुरू हो जाती है शॉपिंग से। अब हम शॉपिंग में जाते भी हैं तो बहुत सी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जिसको हमने परचेज़ करना होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़रूरत की नहीं होती है, लेकिन उसको हम फिर भी परचेज़ कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं और बाद में हमें एहसास होता है कि इस चीज़ की तो हमें ज़रूरत नहीं थी। तो इसको कहते हैं जनाब रिटेल शॉपिंग या रिटेल थेरेपी भी इसको कहा जा सकता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं तो आप लोगों ने भी ये विटनेस किया होगा, जितनी भी ख़वातीन हमें देख रही हैं कि जब वो बाज़ार जाती हैं ना तो उनका एक ना अलग ही ऑरा शुरू हो जाता है, खुशी होना शुरू हो जाती है। तो इसके साथ क्या चीज़ें कनेक्टेड है, आज हम इस चीज़ को ना हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए इफ़रा सैयद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। इफ़रा, आपको वेलकम कहते हैं
जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्रा, ये क्या है रिटेल थेरेपी, और ख़ास तौर पे ये जो कनेक्शन है कि मतलब अगर हम सैड हैं, हम किसी भी सिचुएशन में हैं या बहुत ज़्यादा खुश भी है, तो हमारा होता है कि हम चले शॉपिंग पे चलते हैं। हमने अगर कुछ नहीं भी ख़रीदना ना, तो हम वो भी ख़रीद के आ जाते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती है, तो उससे बड़ा खुशी होती है। बाद में बेशक हम लोग रिग्रेट कर रहे होते हैं कि हमें चीज़ें नहीं चाहिए थी, लेकिन ये क्या कनेक्शन क्या है ये? बिल्कुल, रिटेल थेरेपी का बेसिकली मतलब ही यही है कि जब आप स्ट्रेस रिलीफ में होते हैं और अपने आप को एक मूड बूस्टर देना होता है, तो यू गो आउट फॉर शॉपिंग। ओके, ठीक है। अच्छा, ये हम करते इसीलिए क्योंकि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाह रहे होते हैं, हम इंस्टेंट किसी चीज़ से रिलीफ चाह रहे होते हैं। अच्छा। तो हम जैसे लड़कियां बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बताया कि हम जाके कुछ ले लेती हैं, तो ये बहुत कॉमन है कि बस हम अकाउंट में अगर पैसा पड़ा है तो चलो जी उठो जाके देखो, और अगर नहीं भी करना, बहुत तो खाली विंडो शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। तो ये बेसिकली होता है कि हम ना एक स्ट्रेस से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा। हम डिस्ट्रैक्शन चाहने के लिए हम डिस्प्लेस कर जाते हैं उस जगह से, हम उठ जाते हैं, हम बाहर चले जाओ, कुछ खा लो, कुछ शॉपिंग कर लो, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस दैट वी एंड अप बाइंग थिंग्स दैट वी डोंट वांट, और हमारे घर में एक्सेसिव चीज़ें जमा हो रही हैं। लाइक अगर हमारे पास 2 पेयर ऑफ स्निकर्स हैं और हम तीसरा भी उठाकर ले आएंगे, उन 2 पेयर स्निकर्स जो पड़े हैं वो भी नहीं पहन रहे हैं, ठीक है। तो जो तीसरा आ रहा है उसकी तो बारी आएगी तो देखेंगे। सो ये होता है कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, इंस्टेंट हमें रिलीफ चाहिए होता है स्ट्रेस से, तो हम फिर रिटेल थेरेपी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा। जिसको फिर हम पैसा लगा के और अपना अकाउंट खाली कर देते हैं। तो इसका नुकसान ही है या इसका फ़ायदा भी है? देखिए, इसका अगर तो आप माइंडफुल शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ यू हैव अ चेक लिस्ट विद यू कि मुझे ये चीज़ें ही चाहिए हैं, और आप जाएं और जाके आप वही चीज़ें, द थिंग्स दैट यू नीड, यू एंड अप बाइंग दोज थिंग्स, तो इट इज़ फाइन, ठीक है, कि आपको ज़रूरत की चीज़। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि लोग एक्सेसिव मनी स्पेंड कर देते हैं इन चीज़ों पर, ठीक है। वो उनको वो चीज़ें चाहिए भी नहीं होती, पर वो अपने अकाउंट में जो पैसा मौजूद होता है वो भी लगा देते हैं। और समटाइम जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो उनका बैलेंस नेगेटिव में भी चला जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल भी है इसका, क्योंकि हम कुछ ऐसा काम फ़ौरन, हम जब किसी स्ट्रेस में होते हैं और हमें फ़ौरन से कोई खुशी चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमारा डोपामीन हाई करते हैं। ओके। तो डोपामीन हमारा वो हार्मोन है जो हमें हैप्पी हार्मोन है हमारा, जो हमें इंस्टेंट कोई ना रिलीफ देता है किसी स्ट्रेस, लेकिन एक लॉन्ग टर्म हमारा वो नहीं है, थेरेपी नहीं है कि हम स्ट्रेस से हम लॉन्ग टर्म निकल आएँ। ये सिर्फ हमें शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन दे रहा है। बहुत से केसेस में ये होता है कि जब आप स्ट्रेस से निकलने के लिए बाहर जाके शॉपिंग कर रहे हैं और जब घर आ रहे हैं आप मजीद स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि आपने शॉपिंग कर ली, अब आपको पता ही नहीं है आपको ये चाहिए थी या नहीं, और आपका बैंक भी खत्म हो रहा है, खाली हो गया है, और जो आपने पैसे कहीं और करने के लिए रखे थे वो अब यहाँ पे सारे स्पेंड हो रहे हैं। तो इसका ना डाउनफॉल ही ज़्यादा है। अच्छा। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल स्ट्रेस रिलीवर की तरफ ही जाना है, तो एक तो है कि आप माइंडफुल शॉपिंग करें। नहीं तो ये क्या, एक जिस तरह हम कहते हैं कि हम किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं, तो क्या इस रिटेल थेरेपी के भी हम, या शॉपिंग की अगर बात कर लीजिए, तो इसको भी हम एडिक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं? कह सकते हैं कि इसकी हम एडिक्शन हो गई हुई है कि जब भी हमारा मूड डाउन होगा, हम सैड फील कर रहे होंगे, हम कुछ फील कर रहे होंगे या खुशी होगी, तो हम शॉपिंग पे चले जाएंगे शॉपिंग पे। लेकिन बात ये कि आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, आपके पास गाड़ी मौजूद हो, आपके पास बैलेंस मौजूद हो। वरना अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनके अकाउंट में चीज़ें, पैसे भी नहीं पड़े हुए, वो स्ट्रेस का भी शिकार हैं, लेकिन उनको सर्टेन चीज़ें भी चाहिए अपनी लाइफ में, वो भी स्ट्रेस हो रही हैं, ठीक है। और वो ख़वातीन जिनके अकाउंट में पैसे भी हैं, घर में गाड़ी भी मौजूद है, वो जाके चीज़ें ले भी आएंगी, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस्ड ही रहेंगी, क्योंकि आपको उस टाइम पर तो ये होता है ना, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी आ रही होती है, सेंस ऑफ कंट्रोल आ रहा होता है। ये वो चीज़ें कि जो आप इंस्टेंट चाह रहे होते हैं, सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, सेंस ऑफ कंट्रोल, इंडिपेंडेंसी हो रही है कि अच्छा। मैं जाके ले रही हूँ कोई चीज़, मैंने पसंद की है, मेरे पैसे थे, ठीक है। अच्छा। उस टाइम पे तो ठीक लगता है, लेकिन बात वही है कि घर आके आप मजीद स्ट्रेस हो जाती है, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है आपने उसको तो सॉर्ट नहीं किया, आप मेन स्ट्रेस से तो बाहर नहीं निकले जो आपकी लाइफ में चल रहा है। ये तो आपने बस एक शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन देख ली, शॉर्ट टर्म खुशी आपने देख ली, तो ये गो आउट फॉर दी रिटेल थेरेपी। बट ये लॉन्ग टर्म इसके वो चांसेस नहीं है। और जो आपने जहाँ एडिक्शन की बात की, हाँ बिल्कुल, कुछ ख़वातीन इतनी एडिक्टेड होती हैं शॉपिंग के उस पर कि उनको चीज़ें नहीं भी चाहिए, वो फिर भी उनकी भरी भी होती हैं
और वो फिर भी कहेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये एक मसला, बहुत बड़ा मसला है। तो इसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पहले आप ना प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अच्छा, कि जो आपके पास मेन कॉज अंडर रूट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, हाँ बाकी चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती हैं। एंड इफ़ अ वुमन इज़ लुकिंग फॉर अ रिटेल थेरेपी तो ज़्यादा बेहतर ये है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग थिंग्स, व्हाई नॉट टू गो फॉर सम एक्सपीरियंस। अच्छा, यू गो आउट टू अनदर कंट्री, जस्ट मूव अराउंड, पाकिस्तान में कहीं चले जाओ, एक्सपीरियंस ले लो ना। चीजें बाय करने से बेहतर है जो हम यूज भी नहीं कर रहे होते। व्हाई नॉट टू बाय एक्सपीरियंसेस। आई थिंक दैट इज कि टाइम को वैल्यू करो, कि वो जो टाइम, वो जो मेमोरीज बनी हो उनको वैल्यू करें, उनको वैल्यू करें। और दूसरा हमारे दीन में भी यही है कि इसराफ हमारे दीन में पसंद नहीं किया जाता। तो आपके पास जो चीजें मौजूद हैं आप उनमें ग्रेटिफिकेशन ढूंढें। और अगर आपने रिटेल थेरेपी की ही तरफ जाना है तो बेहतर ये है कि आप एक्सपीरियंसेस लें रादर देन बाइंग स्टफ जो ऑलरेडी मौजूद जो कि वेस्ट बाद में जाना है। अच्छा, मैंने ऐसी भी खवातीन देखी हैं जो कि इस तरह की रिटेल थेरेपी अगर कर रही होती हैं तो क्या एक ही डिज़ाइन या एक ही कलर का बार बार चीज़ों को ख़रीदना भी रिटेल थेरेपी में आता है? ये भी कोई साइकोलॉजिकली आपको टारगेट कर रहा होता है, ये क्या कर रहा होता है? बिकॉज उन्होंने एक ही, अब जैसे सपोज कि किसी को ब्लैक पसंद है तो वो जब भी जाएगा तो ब्लैक 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 हर चीज़ में, बेशक पीछे अलमारी भरी हुई है ब्लैक की तो वो अगली दफ़ा भी ब्लैक कलर ही लेके आएगा। तो ये भी कोई साइकोलॉजिकली कोई कनेक्ट कर रही होती हैं चीज़ें? देखिए, बहुत सी चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड के साथ चल रही होती हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं। दैट इज़ आवर अनकॉन्शियस माइंड। हमें पता नहीं चल रहा पर वो हम काम कर रहे हैं। जैसे इस टाइम पे बैठ के आप अपनी आंखों को ब्लिंक कर रही हैं, ठीक है, यू आर मूविंग योर हैंड्स, यू आर डूइंग दिस स्टफ अनकॉन्शियसली, बट कॉन्शियसली यू आर टॉकिंग, कॉन्शियसली यू आर थिंकिंग कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड स्टफ लाइक दिस। होता ये है कि हम जो लास्ट टाइम शॉपिंग करके आए थे, जो हमने लास्ट टाइम कलर खरीदा है वो हमारे कहीं अनकॉन्शियस में बैठ गया। जब हम नेक्स्ट टाइम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो हमने इवेंट्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया। शॉपिंग को लिंक कर दिया कपड़ों के साथ, कपड़ों को लिंक कर दिया कलर के साथ। तो वी एंड अप बाइंग। और अगर आप सोच के नहीं जा रहे ना कि आपने कलर कौन सा लेना है, तो यू विल, ट्रस्ट मी, यू विल एंड अप बाइंग द सेम कलर दैट यू हैव ऑलरेडी बॉट बिफोर, बिकॉज योर अनकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग विद यू। तो ये इसको, और कुछ खवातीन ऐसे भी होती हैं कि वो गुस्से में रिटेल थेरेपी करती हैं। अच्छा, ठीक है, वो खुशी में नहीं जाएंगी, वो गुस्से में जाएंगी कि अब तो मेरे पास ब्लैक है, मैं 4 और ब्लैक लेकर आऊंगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारे उसके खवातीन के मूड स्विंग्स हैं जो फेस कर रही होती है। वो आपको साइकोलॉजिस्ट ही बताता है कि जनाब किस तरह आपने अपना हाथ रोकना है कि आप ये जो बिंज शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, ये आप ना करें, जो कि आपकी सेहत के लिए भी ख़राब हो सकता है और आपकी फाइनेंशियल मामले के लिए भी ख़राब हो सकता है। तो रिटेल शॉपिंग या रिटेल थेरेपी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये है क्या और इसे किस तरह बचा जा सकता है। तो इफ्रा सैयद हमारे साथ मौजूद। इफ्रा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। तब कुछ अपने मुआशरे के हवाले से बात कर लेते हैं। और इस टॉपिक के ऊपर हमने पहले भी बहुत मर्तबा बात की है, लेकिन अब एक और सिनेरियो के ऊपर हमने बात करनी है। भीख मांगने वालों की तादाद जो है हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ख़ासतौर पर आप लाहौर की सड़कों की ही सूरत हाल देखेंगे। कुछ ऐसी शाहराहें हैं जहाँ पर आप जाके सिग्नल पर खड़े होते हैं तो जनाब एक जुम्मे गफ़ीर है जो कि आके आपके ऊपर हमला कर देता है, आपकी गाड़ियों पर हमला कर देता है, भीख मांगने वालों का। आए रोज़ हम देखते हैं कि क्रैकडाउन भी किया जाता है, कार्रवाइयाँ भी की जाती है हुकूमत की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, लेकिन एज सच कोई इम्पैक्ट उसका नज़र नहीं आ रहा होता है। तो एक और सिनेरियो ये चल रहा है कि जनाब अब ख्वाजा सराबी हमें भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। उनकी भी कम्युनिटी बहुत बड़ी है और उनमें से कुछ हमें सड़कों पर नज़र आ रहे होते हैं। अब उनमें भी ये मामला चल रहा है कि जनाब ख्वाजा सरा का रूप धारे हुए जो मर्द हैं ना, अब वो हमें भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं और वो बहुत से जराइम में भी मुलव्वस हैं। रूप उन्होंने ख्वाजा सरा का धारा होता है लेकिन वो मर्द होते हैं। तो ऐसे ही ख्वाजा सरा बनकर लोगों को लूटने वालों को ना पुलिस ने ख़ासतौर पर फ़िरोज़पुर रोड से गिरफ़्तार किया है। तो अब ये क्या मामला चल रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं और एज अ कम्युनिटी हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, हमने इसके ऊपर बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए किरण अंजुम हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। किरण साहिबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं?
मुआशरे में ये जो हमारा मामला चल रहा है, ख़ासतौर पर भीख मांगने वाले जो हमारे बैगर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे बुज़ुर्ग भी इवन दो के होते हैं, ख्वाजा सरा की भी एक तादाद होती है उनके अंदर। अब ये जो नया मामला आया है जी, ख्वाजा सरा का रूप धारे हुए जी मर्द हजरात भी इसमें मामले में आ चुके हैं और अब जराइम में मुलव्वस हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको बताऊं कि ये जो आजकल मर्द हजरात जिन्होंने ख़वातीन लिबास नहीं पहने होते, इन्होंने शॉल ली होती है, शूज़ इनके मर्दाना होते हैं, आप अक्सर देखें इशारों पे ये खड़े होते हैं, लेकिन इनका फोकस पैसे मांगने पे नहीं होता। ये बिल्कुल आपकी गाड़ी की विंडो के बिल्कुल शीशे के पास आके और अंदर झांक रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं कि इस बंदे की कितनी वर्थ है, और फ़ोन से वो अगले इशारे पर उसको स्नैचिंग करवा देते हैं या लुटवा देते हैं। ये तो काम हो रहा है और पुलिस जो है वो पंजाब की काफ़ी इसके ऊपर कंट्रोल भी उन्होंने किया है, लेकिन बात यह है कि जब इस तरह के लोग नज़र आते हैं तो सबसे पहले हमें एक पाकिस्तानी या एक जो हम लोग शहरी हैं, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को भीख या पैसे ना दें जो पूरी तरह से हेल्दी हैं। अच्छा। एक ऐसा मर्द जो कमा सकता है, जिसको कोई इशू ही नहीं है, ना वो बीमार नज़र आ रहा है, यंग हैं, अच्छे भले, बस वो चादरें उन्होंने ओढ़ी होती हैं, लिपस्टिक लगाई होती है, पता नहीं चादरों में उन्होंने हो सकता है कोई ऐसे हथियार भी रखे हों जो आगे जाके या जो पिछले ने उनको काउंसल किया है कि ये गाड़ी में कुछ मौजूद है या आप इसको स्नैचिंग कर लें, ये काम हो रहे हैं। बेसिकली तो देखिए ना, जो बेचारे ख्वाजा सरा हैं, पहले लोगों के फंक्शंस घरों में हुआ करते थे, तो घरों में फंक्शंस पे उनको बुलाया करते थे, वो अपना जो उनका एक ट्रेडिशनल स्टाइल है उससे वो मांगते थे और उनको खुशी से जो भी मिला करता था, उनके चूल्हे जल रहे होते थे। वो बेचारे जब से वो पैदा होते हैं उनके साथ इतने उनके हालात ख़राब होते हैं, उनको घर वाले कबूल नहीं करते, उनकी स्कूलिंग नहीं होती, उनकी एजुकेशन नहीं होती, उनके पास हुनर कोई नहीं होता। एक आखिरी रास्ता उनके पास ये होता है कि उन्होंने रोड पे खड़े होके मांगना है जी। सोसाइटीज़ में तो आपको पता है आजकल अलाउड ही नहीं करते किसी भी अननोन पर्सन को, जो कि आपको जिसकी आप वेरिफिकेशन ना करा सके, वो अंदर ही नहीं जाते। इन बेचारों ने चौकों में खड़े होकर मांगना है। सिर्फ एक ये इनका रास्ता रह गया है जिससे ये अपने घरों के किराए दे रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वहाँ पे भी इनको मार पीट के ये जो 2 नंबर किस्म के ख्वाजा सराब बने हुए हैं, जो कमा सकते हैं, जो दिहाड़ी लगा सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता, तो वो इनको मार पीट के भगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारे मामला चल रहे हैं। जिस तरह मैंने बात की कि ख्वाजा सरा बनकर लोगों को लूटने वाले जो हैं उनको पुलिस ने फिरोजपुर रोड से गिरफ्तार किया है, तो क्या मामला है ये, किस तरह गिरफ्तार किया गया, मज़ीद क्या कार्रवाई होगी उनके ख़िलाफ़, कितने लोगों को उन्होंने लूटा है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुजाहिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। मुजाहिद साहब, बताइएगा, ख्वाजा सरा का रूप धारे हुए ये जो मर्द हजरात आजकल हमें नज़र आ रहे हैं सड़कों पर मांगते हुए, और मांगने के चक्कर में ये लोगों को लूट रहे हैं, फिरोजपुर रोड पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या मामला है ये? बहुत शुक्रिया मुनीबा। ऐसा है कि ये जो ख्वाजा साहब के रूप धार के सड़कों पे आपको नजर आते हैं भीख मांगते हुए, इसमें जब भी पुलिस ने कुछ बड़ा क्रैकडाउन किया है, एक्शन लिया है, तो जब इसकी हकीकत सामने आती है तो बेसिकली ये इनमें से ख्वाजा साहब बहुत कम लोग होते हैं, ख्वाजा साहब होते ही नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो जब पुलिस का क्रैकडाउन होता है तो ज्यादा इनमें जराइम पेशा लोग या डकैती, चोरी, ऐसी वारदात करने वाले लोग इसमें मुलव्विस होते हैं, और ये रूप धार के ख्वाजा सराओं का सड़कों के ऊपर जो है वो भीख मांगते हैं, और जब पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है तो फिर हकीकत जो है वो सामने आती है कि ये ख्वाजा सरा है ही नहीं, बल्कि ये मर्द है और इनका जो ताल्लुक है लाहौर के अलावा दूसरे शहरों से जो है वो साबित होता है। तो इसीलिए फिर पुलिस जो है इसके खिलाफ क्रैकडाउन भी करती है। अब तो काफी अर्से से गदागरी के खिलाफ जो अमली इक़दाम होते हैं सड़कों पे, जो पकड़ पकड़ का मामला होता है वो नहीं होते हैं। पहले ये था कि गदागरी एक्ट कुछ अर्सा पहले तक इनको गिरफ्तार करके पे मुकदमा दर्ज किए जाते थे, और मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर इनको जरा थोड़ा जेल की हवा भी खाना पड़ती थी, और जिस
बात का आप जिक्र कर रही हैं कि कुछ ख्वाजा सरा जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं। बिल्कुल ऐसा होता है कि मुख्तलिफ किस्म की वारदातें जब शहर लाहौर में होती हैं तो फिर उसमें कुछ ख्वाजा सरा भी गिरफ्तार किए गए हुए जो वारदातों में भी मुलविस होते थे कि वो अक्सर उनमें ज्यादा नौशरबाजी की वारदात जो है वो ठीक है जी। ख्वाजा सरा का रूप धारे हुए ये जो मर्द हजरात भीख मांग रहे हैं या जराइम में ख़ास तौर पर मुलव्वस हैं, वारदातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने क्रैक डाउन किया है और फिरोजपुर रोड से इनको गिरफ्तार किया गया है। मुजाहिद शेख साहब हमें अपडेट करे थे। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया। और किरण अंजुम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। किरण साहिबा आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पिछले दिनों हमने इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम भी किया और हमने आपको बताया कि जनाब किस तरह अब बेहतर किया जा रहा है हमारी ट्रैफिक को, बिकॉज़ हमारी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। एक अज़दहाम मचा हुआ होता है हमारी शाहराहों के ऊपर। अब उनको डिवाइड किया जा रहा है। अब डिवाइड इसलिए किया जा रहा था ताकि एक डिसिप्लिन आ जाए और ख़ास तौर पर जो बाइकर्स हैं वो जब मेन रोड्स पर आते हैं तो अपनी लेन में नहीं रहते हैं, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ना एक बाइकर्स लेन बनाई गई। पंजाब हुकूमत के तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया और फिरोजपुर रोड पर पूरी उस लेन को ना ग्रीन कलर जो है ना वो कर दिया गया ताकि पता चल सके ये बाइकर्स लेन है और सिर्फ बाइक्स अब इसके अंदर चलेंगी। अब परसों का मामला ये है कि परसों इसका इफ्तिताह हुआ, इस लेन को खोला गया बाइकर्स के लिए। और जब वो लेन खुली है तो उसके बाद उस पर इतने बाइकर्स हमें नज़र नहीं आए हैं अपनी बाइक चलाते हुए जितने हमें वहाँ पर डंपर्स नज़र आए हैं, रिक्शे नज़र आए हैं, बंदों के गाड़ियाँ भी उस लेन में चल रही थी। और उसी दिन का ये भी एक वाक़या हमारे सामने आया है कि एक्सीडेंट्स भी उस लेन में बहुत ज़्यादा हुए हैं, बाइकर्स लेन, जिनको इस प्रिवेंशन के लिए बनाया गया था कि अब एक्सीडेंट्स की रेशो कम होगी, बल्कि अब एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये क्या मामला है? क्या मुकम्मल आगाही नहीं दी गई है इंतज़ामिया की तरफ से, या इसमें क्या कोताही आई है? इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मोहम्मद मुबीन हैदर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। मुबीन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुबीन, ये क्या मामला हुआ है? पंजाब हुकूमत का तो चले अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया कि एक डिसिप्लिन आ जाएगा हमारी रोड्स के ऊपर कि बाइकर्स अब अपनी लेन में होंगे, वो मेन रोड पर नहीं आएंगे, तो एक्सीडेंट भी कम होंगे। ये तो ज़्यादा रेशो मुझे लग रहा है कि बढ़ जाएगी, बिकॉज़ वहाँ पे हमने देखा है LWMC के डंपर्स भी, ऑटो रिक्शाज भी, गाड़ियाँ भी उसमें चल रही हैं और जो चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, बाइकर्स वहाँ पे होने चाहिए, वो है नहीं वहाँ पे। बिल्कुल इसी तरह से है। मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो कोई भी चीज़ या कोई प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मद्देनज़र रखा जाता है जी कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स से ज़्यादा उस प्रोजेक्ट से हासिल होने वाले प्रॉफिट एंड गेंस को जो मद्देनज़र रखते हैं। इस तरह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, नो डाउट गुडविल के अंदर बनाया गया है, रेशो एक्सीडेंट रेशो कम करने के लिए बनाया गया है, बाइकर्स को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया, क्योंकि रोड पर ज़्यादा बदनज़मी बाइकर्स की वजह से ही हमें नज़र आती थी। लेकिन हमने देखा कि बाइकर्स लेन बंद तो गई, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर अमल दरामद हमें करवाने का जो एक सेटअप था वो इतना खास नज़र नहीं आ सका। अच्छा। जिस तरह से मैं समझता हूँ कि एक डेरेंट फैक्टर लेके आई ट्रैफिक पुलिस या बाकी इदारे हेलमेट को लेकर या सीट बेल्ट्स को लेकर या ओवर स्पीडिंग को लेकर ई चलान से शुरू किए गए। इस तरह मैं समझता हूँ कि इसके अंदर भी थोड़ी सख्ती करना मुनासिब थी। देखा हमने कि प्रॉफिट से ज़्यादा या फ़ायदे से ज़्यादा अभी तक हमें इस बाइकर्स लेन का नुकसान सामने ज़्यादा है, जिसमें एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। उसके बाद इसकी चढ़ाई थोड़ी कम है, जिसकी वजह से इसके अंदर भी बाइक्स अगर अक्सर एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश करें तो भी एक दूसरे से टकरा कर गिर जाती हैं। 2 से 3 इस तरह के वाक़यात मैंने आई विटनेस किए हैं, जिसमें जो है बाइक्स एक दूसरे के साथ टकरा कर वहाँ पर गिर जाती हैं, इस तरह की वाक़या हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादा मसला इस बात का है कि उस लेन में सिर्फ बाइक्स नहीं चल रही इस
इस वक्त। आज सुबह ऑफिस आते वक्त भी मैंने देखा कि उसके अंदर ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, लोडर रिक्शा चल रहे हैं, जिसको गाड़ी वाले को शॉर्टकट चाहिए तो वो उसमें गाड़ी घुसा देता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे मुल्क में लोग शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट मिल जाए तो उसमें चल जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि डिफरेंट फैक्टर इसमें पैदा करना चाहिए, और मैं इसमें समझता हूँ कि नेग्लिजेंस है, बिल्कुल नेग्लिजेंस है हमारी ट्रैफिक जो है इसमें पुलिस की, क्योंकि उनके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बाइकर्स लेन में, अगर वो बाइकर्स की लेन है तो वो सिर्फ बाइकर्स की ही हो, उसमें कोई और ना जाए। तो ये क्या मामला है, इसमें कहाँ कोताही आ रही है, क्या आगाही नहीं है, या क्या मामला है, इसके ऊपर बात करनी है। हमारे साथ जैनुल आबदीन है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है ओवर द टेलीफोन, तो उनसे भी बात करते हैं। जैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। जैन, हमने पहले भी आपसे बात की कि चले अच्छी चीज़ कर रही होती है पंजाब हुकूमत, अच्छा इनिशिएटिव लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स आ ही जाते हैं। अब परसों ही इसका इफ्तिताह हुआ है, इस बाइकर लेन्स को खोला गया है आवाम के लिए, बाइकर्स के लिए। तो एक्सीडेंट्स भी हमारे सामने आ गए हैं कि कोई गाड़ी कर्बर से जा टकराई है तो किसी ने लेन डिवाइडर पर चढ़ा दी है। तो ये क्या मामला है, आगाही नहीं है कि क्या मसला है? या मुनीबा, सबसे पहले तो मैं अरबाब इख्तियार को आपके प्रोग्राम की वसातत से ये याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि अभी 10:08 हुए हैं। ठीक 24 घंटे पहले हमने अरबाब इख्तियार को आपके प्रोग्राम की वसातत से इस अमर की निशानदेही की थी कि जो आपने बाइकर लेन बनाई है, यहाँ पर एक्सीडेंट होने का अंदेशा है, यहाँ पर इन्फोर्समेंट पूरी नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं दी जा रही, इन्फोर्समेंट के जरिए इस बाइकर लेन की जो अफसदियत है उससे बाइकर्स को इस्तेफादा नहीं करवाया जा रहा। ये तमाम पॉइंट ठीक 24 घंटे पहले आपके ही प्रोग्राम में हाईलाइट किए थे, और आज 24 घंटों बाद उसका हाल देखें कि जिन जिन पॉइंट निशानदेही की, जो जो मसाइल बताए, वो मिनोवान जूं के तू उसी की तरह उन पर अमल हो रहा है। और आपने ये फुटेजेस देखी हैं, और कल बाइकर लेन का असल में तो बाकायदा तौर पर जो बाइकर लेन का पहला दिन था तो गुज़िश्ता रोज यस्टरडे था, जब इन्फोर्समेंट शुरू की, जब टीपा का अमला फिरोजपुर रोड पर डिप्यूट कर दिया, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक वार्डन्स की एक भारी नफरी फिरोजपुर रोड पर डिप्यूट कर दी, बार बार कभी DGLDA विजिट कर रहे हैं, कभी CTO विजिट कर रहे हैं, कभी कमिश्नर लाहौर विजिट कर रहे हैं, और फिर कल कजाफी में एक बड़ा इवेंट था तो उसको भी मैनेज करने के लिए इस फिरोजपुर रोड की बाइकर लेन पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि कल 100% इन्फोर्समेंट वहां पर करने के बाद अगर ये हादसात रूनुमा हो रहे हैं कि कोई बुजुर्ग शहरी अपनी बाइक पर जाता हुआ कर्बर से टकराकर गिर जाता है और शदीद जख्मी हो जाता है, और 2 रेस्क्यू के जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि 2 गाड़ियां इस कर्बर से टकरा गई, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी कीमती जानें भी स्टेक पर लग गई। तमाम तर इन्फोर्समेंट के बावजूद अगर कल के दिन में ये 5 से 6 वाकयात रूनुमा हो जाते हैं, तो फिर अब जो ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उनको अंडर वन अम्ब्रेला बैठकर सोचने की जरूरत है कि क्या हमने कुछ तो नहीं कर ये तो हमने पहले भी जैन, हमने इसको बनने से पहले भी आपसे बात की थी कि आया ये फिजिबल है ये मंसूबा कि नहीं है, इसको बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। देखिए, फिजिबल मुनीबा, अल्टीमेटली मनसूबा फिजिबल है। अच्छा। और ये ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए बाइकर लेन को या जो स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं उनके लिए एक लेन मुख्तस करना जरूरी है। जो तरक्की याफ्ता है, हमने वहां से ही ये मॉडल अडॉप्ट किया, हमने खुद तो इन्वेंट नहीं किया, हमने खुद तो ये इजाद नहीं किया, ना ही हमें इसमें कोई नोवेल्टी लेकर आए हैं, लेकिन इसको किसी ढंग से करने की जरूरत है। पहले दिन से निशानदेही की कि ये जो कर्बर लगाए गए हैं ये कर्बर नुकसानदेह होंगे। उन कर्बर के ऊपर वो जो एक छोटी सी पट्टी नजर आ रही है फिरोजपुर रोड को और बाइकर लेन को अलहदा कर रही है, उसके ऊपर फिर आप जो ये कैट आइज लगा रहे हैं, ये लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होंगी। अगर इनकी जगह पे आपने सर्विस ये बाइकर लेन को और मरकजी शाहराह को सड़क से अलहदा करना ही है, तो इस कर्बर की बजाय आप वहां पर लगा दें या कोई भी रोड स्टार्ट लगा दें,
ताकि वो लाइन भी उससे सेपरेट हो और किसी को नुकसान भी ना पहुंचे। अच्छा, एक ये भी मैं चीज़ पढ़ी थी, रिपोर्ट हुई है कि जनाब ये जो डिवाइडर्स लगाए हैं इन्होंने दरमियान में उस दोनों डिवाइड करने के लिए लेन्स को, उसके ऊपर जो रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं जैन, वो इतने शार्प हैं कि वो किसी और को ज़ख्मी कर सकते कि खुदा ना खास्ता कोई उसके साथ गिर जाता है उसके ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं। मुनीबा बिल्कुल ठीक निशानदेही कर रहे हैं। वही ये जो करबर के ऊपर लगाए गए ये रिफ्लेक्टर्स हैं या जो कैट आइज हैं, ये इस कदर शार्प लगाई गई हैं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी शख्स का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अगर सड़क पे गिर के उसको इतनी चोट नहीं आएगी, जब वो करबर के ऊपर लगेगा तो उसके जिस्म पर या उसकी बॉडी पर वो ज्यादा वो चोट लगाने का बायस बनेगा। और अभी तो हम एक्सीडेंट के मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं और जो ये लेन के ऊपर ऑरेंज और ग्रीन कलर लगाया गया जो फीका पड़ गया, अभी उसकी निशानदेही कर रहे हैं। मैं आपको मुस्तकबिल करीब में लेके जाता हूँ कि आज से 4-5 महीने बाद जब बारिशें शुरू होनी है तो इस करबर लेन में तो वो किसी नदी नाले का मंजर पेश करेगी, क्योंकि ये जो बाइकर लेन है इसमें तो किसी जगह पे कोई ड्रेनेज का इस्तेमाल नहीं किया गया। और फिर उसके बाद फिरोजपुर रोड पर जो बारिशी पानी जमा होगा या ड्रेनेज का पानी जमा होगा उसको ड्रेन आउट कैसे करेंगे? आपने तो फिरोजपुर रोड के दरमियान में एक दीवार बना दी है, अब वो दीवार को क्रॉस करके क्या वो समंदर के मनाजर पेश करेगा? दूसरा देखे ये जो इन्होंने करबर लगाए हैं दरमियान में वो एक छोटी सी दीवार बना दी है। हम इसको क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई गाड़ी फिरोजपुर रोड पर जा रही है और वो गाड़ी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से खराब हो जाती है, अब जो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से खराब होने वाली गाड़ी है, असूल ये कहता है कि उसने लास्ट लेन में जाके उसको ठीक करना है या उसको वहां पे पार्क कर देना है। तो फिरोजपुर रोड पर तो 10 किलोमीटर पर आपने लास्ट लेन रहने नहीं दी, तो वो कौन सी लास्ट लेन में जाएगा? अगर वो लास्ट लेन में जाएगा तो इसका मतलब है कि जो बाइकर है वो उस बाइकर लेन में सफर नहीं कर सकेंगे, और अगर वो सड़क के ऊपर ही रहेगा तो अल्टीमेटली ट्रैफिक जाम का बाइस बनेगा। तो अभी इसमें काफी मसाइल आ रहे हैं। बिल्कुल जनाब, ऐसे ही है। ये एक लाइन तो लेन बनाई गई है, तो देखते हैं कब इसके बाद क्या मामला होता है, पंजाब हुकूमत इसको किस तरह टेकअप करती है। हमारे साथ मोहम्मद मुबीन हैदर मौजूद है, जैनुल आबदीन ने भी हमें ज्वाइन किया था। मुबीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जैन, आपका भी बहुत शुक्रिया। कल आपको पता है कि लाहौर शहर में 2 बड़े इवेंट्स हुए, एक CPA का ही जिसमें 7 ममालिक के स्पीकर्स और पार्लिमानी वफूद ने शिरकत की, और पाकिस्तान का ख़ास तौर पर एक पॉजिटिव इमेज जो है ना वो दुनिया तक पहुंचा है, और बड़ा सक्सेसफुल रहा कल का ये जो पहला सेशन था पंजाब असेंबली के अंदर। और एक ये बड़ा इवेंट रहा कल का, और दूसरा बड़ा इवेंट आपको पता है कि PCB की तरफ से हुआ, और क्या ही शानदार इवेंट हुआ वो भी। तो इन दोनों इवेंट्स के ऊपर हमने आज बात करनी है, और इन दोनों पर बात करने के लिए 2 नुमाइंदगान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि ख़ासतौर पे ये CPA जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका मकसद क्या है, किस तरह इनमें तमाम तर मसाइल को उजागर किया जा रहा है, और जो PCB का इवेंट है, बिकॉज चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी है, ट्राई नेशन ट्रॉफ़ी का आज पहला मैच भी खेला जाएगा, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हमज़ा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। हमज़ा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, और उसके साथ साथ उसामा गौरी ने भी हमें ज्वाइन किया। उसामा, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। हमजा, सबसे पहले आप ही से बात करूंगी, ये पहला सेशन कल इख्तिताम पजीर हुआ, बड़ा सक्सेसफुल रहा। हमने देखा कि बहुत बड़ा एक इवेंट था लाहौर में, 2 इवेंट थे ख़ास तौर पर, एक PCB का और एक ये वाला। तो इसका अहवाल बताएं थोड़ा कि कैसा रहा ये वाला, और कल किन किन नुकात के ऊपर बात हुई? देखिए, सबसे पहले तो अगर बात करें ना, अगर ऐवानों में आप वो लोग बिठाएं जो काबिल हों तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान स्पीकर पंजाब असम्बली में 12 दफ़ा कह चुका हूँ, बहुत काम कर रहे हैं, उसमें लेजिस्लेशन हो, उसमें कॉकसेस हो। इसी सिलसिले में जो है ये कल CPA कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई थी। अब देखें कि बैनुल अक़वामी आपके जब रवाबित होते हैं तो चीज़ें बड़ी फ़र्क होती हैं, ख़ित्ते के मसाइल डिस्कस होते हैं, जो कि कल CPA में हुआ, आज भी जो है वो यही होना। देखें उसमें क्या चीज़ें डिस्कस होनी है, ख़वातीन के मसाइल ख़ित्ते के हैं, उसके अलावा जो अक़लियतों के मसाइल हैं वो जो है पूरे ख़ित्ते के, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ख़ित्ते के हैं, पानी के मसाइल खित्ते के। तो ये चीज़ें जब आप एक जो क्रेडिबल बंदा होता है ना उसको आप सियासी जमातों से अलग करके अगर उसको ओहदा मिले तो वो काम ज़रूर करता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप देखें जो पिछली हुकूमतें गुजरी, इसमें बुज़दार दौर हमने देखा, काला दौर देखा, सीधी साफ सी बात है। आज आप देखें कि
इस ऐवान में कॉकसेस बने वुमेन प्रोटेक्शन के, इस ऐवान में जो है वो अक़लियतों की नुमाइंदगी हो रही है, इस ऐवान में जो है वो जो ख़ास तौर पे चाइल्ड राइट्स हैं उनके लिए भी जो कॉकसेस बनाई जा रही हैं। सारी तरह जो जितनी ताकतें हैं वो पहले स्पीकर के पास होती थी और स्पीकर पंजाब असम्बली ने उसको कॉकस में शिफ्ट किया कि आप स्टैंडिंग कमेटियाँ बनाएं और जो मसाइल होंगे वो आप मुझे बताएं, मैं आपको पावर दूंगा कि आप इसको जो है वो हल करें। तो इसी सिलसिले में जो है CPA का भी इनेकाद किया गया कि ताकि जो खित्ते के मसाइल हैं उसको जो है वो मिल बैठ कर बात की जाए। अब कल से जो ये बात ज़ेर बहस है कि शायद यहाँ पर कोई कानून साजी होनी, कॉन्फ्रेंसिस में कानून साजी नहीं होती, कॉन्फ्रेंसिस में सिर्फ मुशावरत होती है। अब देखें आज अगर आपका मालदीव, श्रीलंका, आपका UK जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है तो उसमें आपको फ़ायदा ये है कि कल को अगर आप कोई एटमॉस्फेरिक बात करते हैं, माहौलियाती तब्दीली की बात करते हैं तो आप उनको जो है वो बाकायदा आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, दे विल बी ऑन योर कॉल कि जी हमने ये बात की थी, इसके लिए हम ये इकदाम करना चाहते हैं, तो इसमें आपका क्या मशवरा है। तो इससे आपको जो बेसिकली बाहमी ताल्लुकात हैं वो बेहतर होते हैं, ऐवान की जो जमहूरियत है वो बेहतर होती है और जो आपके बेसिक जो मसला होता है कि जब ऐसे कोई, जैसे आपने इंडिया को रोकना था जब ये स्मोक का इशू था तो आपको कितने सारे खत लिखने पड़े, लेकिन अगर आप CPA कॉन्फ्रेंस में अगर हिंदुस्तान का वक्त भी आया होता या वो ममालिक जिनसे आपका मसला है उसका भी वक्त आया होता तो वो आपकी कॉल पर होते हैं। अब देखें UK की पार्लियामेंटेरियन है वो आई हुई है, आपके मलेशिया के स्पीकर 13 स्पीकर्स हैं वो आए हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के, और उसके अलावा जो है वो 4 डिप्टी स्पीकर्स हैं, फिर आपके जो है वो 100 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन हैं, 20 से ज़्यादा खित्ते की जो असम्बलियाँ हैं उनकी नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। तो बेसिक जो है वो कॉन्फ्रेंस का हल यही होता है और ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने वाले जो हैं वो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान है और इससे पहले जो है आज तक कभी पंजाब असम्बली में एशिया, जनूबी और मशरकी एशिया की जो है वो कभी भी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस पंजाब पहली दफा हुई है। बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज़ जो शुरू हुई वो पहली दफ़ा हुई। अब आज के जो सेशंस हैं उसमें आप देखें कि माहौलियाती तब्दीलियों की बात होगी, पानी की कमी की बात होगी और जो मसाइल हैं ख़वातीन के उनके लिए जो बात की जाएगी और जाहिर सी बात है जब मुशावरत होगी, तजावीज़ पेश होंगी, उसके बाद कानून साजी जो है वो ऐवानों में ही होती है और उसके लिए फिर जब अगर आप देखें कोई एक इंटरनेशनल आपने लॉ बनाना हो तो उसके लिए ये कॉन्फ्रेंसेस मददगार होती हैं क्योंकि आपके ताल्लुकात बेहतर होते हैं। तो ये जो है इसका मेन मकसद है और मेरा ख्याल है कि कल जो हमने देखा उसमें जो है पंजाब असम्बली को खासी कामयाबी मिली है अपने रवाबित जो है बेहतर करने में, बहाल करने में। तो अब देखते हैं आज की कॉन्फ्रेंस भी बड़ी आज के कॉन्फ्रेंस में क्या सारे मामलात होते हैं। चलिए जी, कल का जो पहला सेशन था वो तो बड़ा ही सक्सेसफुल रहा, फ्रूटफुल रहा और वो देखा भी हमने और उसका अहवाल भी हमें हमजा बता रहे थे। तो एक और जो इवेंट था जो PCB का बड़ा ही शानदार PCB का इवेंट रहा, इफ्तिताही तकरीब हुई, वहाँ पे हमने देखा कि PCB का जो ख़ासतौर पर कज़ाफ़ी स्टेडियम है, आपको पता है कि उसको दोबारा से बनाया गया है, रेनोवेट किया गया है और क्या खूबसूरत उसको बनाया गया है। तो उसका भी अहवाल जान लेते हैं उसामा से। उसामा, आपको वेलकम कहते हैं। उसामा, बताइए कल का इतना शानदार इवेंट रहा है, मतलब खुश हो गए हम कि इतना मज़े का, वो देखने में इतना अच्छा लग रहा था, जब लाइव जाके देखेंगे तो क्या ही बात होगी। देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। सेकेंडली, कल पहले दिन ऐसा हुआ कि हम स्टेडियम गए। अच्छा। इससे पहले जब भी हम स्टेडियम जाते थे, विजिट पे जाते थे, मीडिया कवरेज के लिए जाते थे, कोई भी इवेंट होता तो हमारे जहनों में एक ही सवाल होता था, क्या ये 8 फरवरी तक मुकम्मल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत सारी साजिशी थ्योरियां भी थी कि ये चैंपियंस ट्रॉफी को यहाँ से किसी और मुल्क में शिफ्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये एक बहाना होगा, पाकिस्तान को मेजबानी नहीं मिलेगी, सारी चीजें थी। इवन हमारे जहनों में भी सवालात थे, क्या ये ट्राई नेशन सीरीज से पहले हो जाएगा कि नहीं होगा। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज तो 19 फरवरी से होना है, लेकिन PCB ने उससे पहले एक टेस्ट के तौर पर यहाँ पे एक सीरीज रख ली। हमारे जहनों में भी सवाल आते क्या ये होगा या नहीं, लेकिन कल पहला ऐसा दिन था जब ये सारे सवाल नहीं थे और एक ही सवाल था कि क्या शानदार तरीका है। और अमेजिंग, इतना अच्छा स्टेडियम और रिकॉर्ड 117 दिन की मुद्दत में उसको मुकम्मल किया गया है। तकरीबन 4 माह ये बनते हैं, उसमें यह है कि पूरे का पूरा स्टेडियम गिराया गया है, फिर नया बनाया गया है, सारे इंक्लोजर्स मसमार करके नए बनाए गए हैं और नए इंक्लोजर्स पर कौमी परचम के निस्बत से सब्ज और सफेद रंग का कॉम्बिनेशन बना के वो सीट्स लगाई गई हैं। अच्छा। लेकिन उसमें जो तब्दीलियां हुई हैं मैं उनको थोड़ा डिस्कस करता हूँ कि सबसे बड़ी तब्दीली जो है वो शौकीन क्रिकेट की कैपेसिटी बढ़ाई गई है। यानी कि पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में तकरीबन 24 से 25 हजार तक कितने लोग और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मिला के तकरीबन 27 हजार बन जाते थे, लेकिन अब टोटली तकरीबन 37 से 38 हजार तक क्राउड कज़ाफ़ी स्टेडियम में आ सकता है। तो मैक्सिमम ये तकरीबन 8 से 10 हजार लोगों का इजाफा जो किया गया है और वो बहुत शानदार था।
फिर तमाम इनक्लोजर्स ग्राउंड के करीब किए गए। अब रात को मैं बताऊं, रात को जैसा सेरेमनी हुई वहां पे लेजर शो था, लाइट शो थी, वहां पे जो लोग बैठे हुए थे ना, एक तो कल पीसीबी ने ये अच्छा किया कि क्राउड बिल्कुल मुफ्त था, किसी किस्म का कोई पास या टिकट नहीं थी, और जितने लोग अंदर बैठे थे उससे ज्यादा लोग बाहर थे, क्योंकि जगह ही नहीं थी ना, पूरा क्राउड फुल हो गया था। और ग्राउंड के बिल्कुल करीब कर दिए गए वो इनक्लोजर्स, और ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ बैठे और यहाँ खिलाड़ी बिल्कुल वो जंगला हट गया ना आगे से, तो अब बहुत अच्छे तरिके से व्यू आ रहा है। एक तो जंगला भी हट गया, दूसरा इंक्लोजर करीब कर दिए गए, मैच का व्यू बहुत अच्छा हो गया। और सेकेंडली वहां पे जिस तरह का रात का शो था, पाकिस्तान के नामवर गुलकारों ने वहां पे परफॉर्म किया, अली जफर ने अपनी आवाज का जादू जगाया, आइमा बेग थी और गुलकार आरिफ लोहार, उन्होंने भी अपनी आवाज का जादू जगाया। तो एक रंगारंग तकरीब थी, रंगारंग इवेंट था, जिसमें शायकीन क्रिकेट का एक जोशो खरोश था, वहां पे एक तूफान था, और तमाम लोग अपने ज़हनों में वो सवाल जो पहले थे, क्या ये हो पाएगा या नहीं, वो अपनी आंखों से देख रहे थे। मतलब कज़ाफ़ी स्टेडियम ने कम बैक किया है, तो पता चला है कि भाई कम बैक किया है कज़ाफ़ी स्टेडियम ने। कज़ाफ़ी स्टेडियम ने जिस तरीके से कम बैक किया है, और वो लग नहीं रहा था कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे ज़हनों में सवालात थे, और वो नजर आ रहे थे कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, किस तरह हो लेकिन पाएगा। क्रेडिट देना पड़ेगा पीसीबी को, चेयरमैन पीसीबी, डेफिनेटली उनकी टीम को। कल तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि शहबाज स्पीड जब माजी की बात है, अब जो है ना वो मोहसिन स्पीड चल रही है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो देखते हैं कि इसमें क्या मामलात होते हैं। तो हमारे साथ उसामा गौरी मौजूद थे, हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए और हमसे डिस्कशन किया। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब सैटरडे है, सैटरडे को हम खासतौर पर मौसीकी का तड़का ज़रूर लगाते हैं ताकि हमारा वीकेंड जो है ना वो अच्छा गुजर जाए। तो आज ऐसे ही टैलेंटेड सिंगर से मैंने आपकी मुलाकात करानी है, जिनकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है। ट्विन ब्रदर्स हैं और जो बिल्कुल आइडेंटिकल ब्रदर हैं, उनको देख के आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सा है, मतलब कौन शुएब है और कौन शराज है। तो उनसे आपकी मुलाकात करानी है, और साथ ही साथ नबीहा सलीम से भी आपकी मुलाकात करानी, वो भी सिंगर हैं। तो इन तीनों से आपकी मुलाकात कराते हैं। जी शराज, कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नबीहा, वेलकम टू जागो लाहौर, कैसी हैं आप? ठीक है। और उसके साथ साथ शुएब भी हैं। शुएब, वेलकम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आप दोनों की, और आइडेंटिकल ट्विन है ना आप दोनों, बिल्कुल भी पहचाने नहीं जा रहे, मतलब फर्स्ट टाइम से हाँ, कोई नहीं आपको पहचाना जाएगा कि अच्छा ये शराज है और ये शुएब है। और एक दफ़ा हमने एकेडमी में अपने ना एक स्टूडेंट को भी डराया था। अच्छा, ये करते हैं ट्विन्स ना, जो भी चाहे सिस्टर्स हो ब्रदर्स हो, ये ज़रूर करते हैं ये सारे। तो थोड़ा सा बताइए अपनी जर्नी के बारे में, कैसे आप लोग सिंगिंग में आए? सिंगिंग में तो नहीं, स्टार्ट गिटार से किया था मैंने। अच्छा, तकरीबन मुझे 4 साल हुए बजाते हैं। ओके। 3 से 4 तो साल। तब सिंगिंग का शौक नहीं था? शौक नहीं था, लेकिन गाता था वैसे। ओके। तो गिटार सीखा, तो गिटार के साथ फिर सिंगिंग का भी शौक पड़ गया। अच्छा, तो उसके साथ फिर सिंगिंग अपनी बेहतर करता गया साथ साथ। जी जी, वाह जी वाह, क्या बात है। तो आपने बाद में गाना शुरू किया? ये इसके साथ ही सेम, साथ ही दोनों इकट्ठे करते हैं, जो भी चीज करते हैं। सही है, इसका ये बड़ा होता है कि जो काम करना है वो इकट्ठे करना है। अच्छा, तो नबिया, आपने कैसे स्टार्ट किया सिंगिंग? मेरा मतलब लाइक पहले से ही बहुत शौक था, फिर उसके बाद 2 साल पहले से मैंने अपने सीनियर साहब भाई से सीखना शुरू किया। अच्छा, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ज़्यादा इस चीज़ में ना, फिर इस चीज़ में आप आ गई कि अब आपने सिंगिंग करनी है। तो क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब। जब इस तरह के टैलेंटेड लोग आते हैं ना मेरे शो में, तो लिटरली दिल खुश हो जाता है कि माशाल्लाह इतना भरा हुआ है हमारा पाकिस्तान टैलेंट से। तो किससे इंस्पायर हो के आपने सिंगिंग शुरू की? इंस्पिरेशन कोई ख़ास, मतलब क्यूबी को मैं सुनती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन बचपन से ही ना मुझे गाने का शौक होता था कि कुछ भी चल रहा होता था और मुझे लगता था कि मेरी आवाज़ कितनी मैच कर रही है। नहीं, माशाल्लाह आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, जैसे इन दोनों की खूबसूरत आवाज़ है, जैसे आपकी बहुत। आप दोनों ने किससे इंस्पिरेशन ली थी और किसको फॉलो करते थे फिर सिंगिंग में आए? इंस्पिरेशन तो मेरी तो हमारे सिंगर हैं फलक शबीर। अच्छा, ठीक है। उनको सुन के मैंने शुरू किया था। अच्छा, और आपने शराज? आतिफ असलम। आतिफ असलम, ठीक है। सबके
पसंदीदा जो सिंगर हैं, तो बहुत ही खूब माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी आवाज़ है और तीनों से मिलके माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा है। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी इसलिए ज़्यादा आपसे सुन नहीं पाए, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा से आपको बुलाएंगे और आपसे दोबारा से जो है ना बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू शराज आने के लिए, नबिया थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और शोएब आपका भी बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।